हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कुछ आर्टिकल्स को, जो कि हम लोगों ने समथिंग 75 तक के आर्टिकल्स देख लिए थे। आज हम बात करेंगे 76 तक के से कहां तक, और जो है क्या क्या प्रावधान, किस किस आर्टिकल में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जिसको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 76 के बारे में। ठीक है, हमारे जो है आर्टिकल 76। अब ये आर्टिकल 76 क्या कहता है? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के बारे में। अब ये देखा जाए तो महान्यायवादी होते कौन है? तो जो सरकार का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, बेसिकली केंद्र सरकार का जो पक्ष रखते हैं, सरकार की तरफ से जो केस लड़ते हैं, देखा जाए मोटा मोटी तो उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? भारत के महान्यायवादी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो है आपका 79, 80 और 81। तीनों को जो है क्रमशः इसी वे में याद रखिएगा। 79 क्या बताता है? संसद का गठन, यानी कि संसद कैसे बनेगा, किन किन चीजों से मिलकर के संसद का निर्माण हुआ है, इसके बारे में। फिर उसके बाद 80 क्या है हमारा? राज्यसभा की संरचना, और उसके बाद क्या है? लोकसभा की संरचना। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से याद रखना है तीनों आर्टिकल को, 79, 80 और 81। 79 क्या बोलता है? हमारे संसद की संरचना, कि संसद में कौन कौन है, तो पता है ना कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन्हीं से मिलकर के बना है। और मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। क्या बताया था? कि किसी भी कानून को बनने के लिए उसे पास होना पड़ता है। ठीक है, पहले कोई बिल होता है, विधेयक होता है, जो कि कानून बनता है, अधिनियम बनता है। कैसे बनता है? तो सबसे पहले क्या होगा? उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में आएगा और पास होगा। उसके बाद उसका क्या होगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी सहमति लेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अधिनियम या फिर एक्ट बनके तैयार होगा, है ना? क्लियर? तीनों आर्टिकल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है सीधा सीधी कि इस आर्टिकल में क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 83। अब 83 क्या बता रहा है हमारा? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन कैसे? कि भाई पता है ना कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। पता है ये बात? नहीं पता है तो आज जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 84 क्या कह रहा है? संसद की सदस्यों की अर्हता, यानी योग्यता क्या क्या हो सकती है। अर्हता का मतलब होता है योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका आर्टिकल 85। अब 85 क्या बताता है? संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, इस पे एक बढ़िया सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है ना? तो जब हम पढ़ाएंगे उसको डिटेल में तो बताएंगे इसके बारे में। ठीक, अभी बस इतना जान लीजिए कि 85 में क्या है? संसद का सत्र, कि कितने सेशन हैं, BMW के नाम से हम लोग जानते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, है ना?
तो 3 सेशन है। उसके बाद क्या कह रहा है, सत्रावसान यानी कि उसकी समाप्ति कब होगी, और विघटन यानी कब उसको जो है विघटित कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीजें हैं। करने का पावर किसका है, तो राष्ट्रपति का ही होता है। जब हम लोग अंदर इससे पढ़ेंगे तो जानेंगे इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, अभी बस इतना जान लीजिए कि किस आर्टिकल में क्या है। ठीक, इसके बाद क्या है आपका अनुच्छेद 100। ठीक है, 100 ये क्या बोलता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत का टाई होने पर। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। जो आर्टिकल आपका 100 है उसको याद करना बहुत ही आसान है। कैसे कि मान लीजिए कि 100 लोग बैठे हैं कहीं पे और वोटिंग कराना है, 50 लोग एक साइड हो गए, 50 लोग एक साइड हो गए, तो अब क्या होगा, कैसे माना जाएगा, बहुमत मेजॉरिटी कैसे जाएगी। तो जो उसको लीड कर रहा है, जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, एक वोट डालेंगे जिसके पक्ष में चला जाए। ठीक है, तो यही क्या है, यही कह रहा है इसमें कि भाई जब संसद का संयुक्त सत्र बैठता है, जब लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बैठाया जाता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कर रहा है और मान लीजिए कि दोनों में डिस्प्यूट है, किसी चीज को लेकर के विवाद है, दोनों बट गए आधे आधे वोट दे करके और 50-50 वोट दोनों साइड है, तो अब होगा क्या, तो लोकसभा का जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, वो क्या करेंगे, एक वोट डालेंगे, जिसके फेवर में डाल देंगे उसके फेवर में क्या हो जाएगा, डिसीजन मिल जाएगा। ठीक है, यही कहता है। अब आराम से याद हो गया होगा आपका ये वाला आर्टिकल, है ना। अब जो है एक और आर्टिकल है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका आर्टिकल 108। ये क्या कहता है, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। हम बताए हैं कि भाई संसद का संयुक्त बैठक होता है। ठीक है, बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष ही क्यों करता है, क्योंकि भाई निचला सदन कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, और ऊंचा सदन कौन है, राज्यसभा है ना। फिर भी अध्यक्षता क्यों निचले सदन के अध्यक्ष करते हैं, कारण है उसके पीछे। क्या कारण है, ये कारण है कि लोकसभा जो है और उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं, जो कि चुन करके आते हैं, और जनता के लिए ही कानून बनाना है। इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व सबसे ऊपर हो, इसको ध्यान में रखते हुए उनको क्या किया जाता है, अध्यक्ष महोदय को उसकी अध्यक्षता सौंपी जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद क्या है आपका 109। 109 क्या कहता है आपका आर्टिकल, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि जो आपके जो है मनी बिल हैं उससे रिलेटेड जो है प्रोविजन है। ठीक है, फिर धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है, तो 110 में है। ठीक है, यानी कि 110 जो है आपका अनुच्छेद, वो किस बारे में प्रावधान करता है, तो धन विधेयक की परिभाषा देता है कि धन विधेयक है क्या। ठीक है, और धन विधेयक के बारे में पता भी होगा आपको, धन विधेयक या वित्त विधेयक जो है वो सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, तो लोकसभा में ही लाया जाता है। बाकी सारे बिल जितने भी हैं वो कहीं भी आ सकते हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, लेकिन ये जो धन विधेयक होता है या वित्त विधेयक होता है ये लोकसभा में ही लाया जाता है। और इसके बाद हम बताए हैं या आप लोग पढ़े भी होंगे कहीं पे कि राज्यसभा में गया, राज्यसभा पारित नहीं भी किया तो भी 14 दिन के अंदर क्या हो जाता है, वो पारित मान लिया जाता है, और राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। ठीक है, मैंडेटरी है एक तरीके से प्रोविजन। ठीक है, क्लियर। अभी मैं बस ऐसे ही समझा रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से हम बताएंगे जब इसके बारे में एक एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे तब। ठीक है, हाँ, अब एक सजेशन चाहिए आप लोगों से मुझे कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं कुछ एमसीक्यू भी लाऊं, एमसीक्यू पे भी लेक्चर लेके आऊं। अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा, मैं एमसीक्यू पे भी लेक्चर सोच रही हूँ बनाने का, और मैं बनाऊंगी बहुत ही जल्द। ठीक है, ये बताइएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है चाहते हैं कि मैं एमसीक्यू के लेक्चर बनाऊं। अगर आप जो भी सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से हम बना देंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या है आपका 111। अब ये क्या कहता है आपका 111, ये कहता है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है,
कि वही चीज है अभी हम बताए हैं कि भाई जब राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों से जब बिल पास होके आ जाएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति तो चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति को अनुमति देना है ना। अब इसमें हम बताएंगे आगे चल के जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे कि कब वो जो है अनुमति देंगे और कब नहीं देंगे, ठीक है, उनके पास भी जो है पावर है सॉरी, ठीक है, उनके पास भी पावर है ऐसा, ठीक। इसके बाद है आपका 112। 112 क्या कहता है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जो बजट वगैरह आता है ना उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण कि भाई सरकार जो है क्या क्या खर्च कर रहा है, कितना खर्च करना है, ठीक है, किस किस फील्ड में, उन सबके बारे में क्या करता है भाई लोकसभा में आकर के जानकारी देता है। क्यों लोकसभा में ही जानकारी देता है, बताए हैं हम, भाई जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व होता है, लोकसभा करता है, इस वजह से सांसद जो चुने जाते हैं, हम लोग सांसद लोगों को वोट देते हैं ना, तो जब सांसद चुने जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, संसद में ही जाके बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करते हैं वो जनता का, इसलिए, ठीक है। और पैसा जो है वो जनता का ही है और जनता पे ही खर्च करना है सरकार को, इसलिए वहां पे वो क्या करते हैं, अपना विवरण देते हैं, ठीक। अब है आपका 117। 117 क्या कहता है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष संबंध, ठीक है। धन विधेयक के बारे में कहा था बताइए, 109, 110, 110 में परिभाषा था, और वित्त विधेयक क्या है आपका 117, ठीक, याद रखिएगा इसको। अब 122 क्या कहता है हमारा, 122 कहता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक है, यानी कि संसद में कोई कार्यवाही हो रही है, ठीक है, कानून को छोड़ करके संसद में अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो अब न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो जैसे काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, ठीक है, वो कोई जांच वांच नहीं करेंगे उसके लिए कि आप सही से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम लोग देखें आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, है ना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी हम लोग देखे हैं, मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को जो है अपना अपना काम करना चाहिए, किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तो आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए उसको डिटेल में, और नहीं तो कोर्सेज ले सकते हैं, मैं पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्लास में ली जाती है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन, दोनों माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप क्लासेस ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आएंगे 123 के बारे में, ठीक है, अनुच्छेद 123, ये क्या कहता है, शांतिकाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, यानी कि अध्यादेश वगैरह जो जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की, उसके बारे में क्या करता है, प्रावधान करता है 123, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे, आर्टिकल 123 पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ जाएगा इसके बाद, ठीक है, न्यायपालिका के बारे में। 124 में क्या कहा है कि भारत में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, ठीक है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी और गठन किया जाएगा। 129 क्या कहता है, 129 कहता है कि अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो क्या होगा, लिखित में रहेगा, और देखा जाए तो एक तरीके से कानून भी है, क्योंकि जितने भी लोअर कोर्ट होते हैं मानने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है, अभिलेख न्यायालय है वो, ठीक है, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। अब 137 क्या है, पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू और कहाँ है, किस आर्टिकल में है बताइएगा, ठीक है, हम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, अगर नहीं आप देखे हैं तो जाइए देखिए और जानिए, ठीक है। और वहीं पे जो है सॉरी, अगर आपके पास बेयर एक्ट है या बुक वगैरह है या नोट्स है, वहां पे मेंशन कर लीजिएगा दोनों आर्टिकल को एक पास, ताकि जब भी आप वो आर्टिकल देखे तो ये याद आए, ये आर्टिकल देखे तो वो याद आ जाए, ठीक है। आर्टिकल याद करने का यही तरीका होता है, ठीक। इसके बाद है आपका 143। 143 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का
न्यायाधीश है उससे राष्ट्रपति परामर्श वगैरह ले सकता है ना। लेकिन देखा जाए तो क्या परामर्श ले लिए तो मानने के लिए बाध्य हैं? नहीं है राष्ट्रपति, ठीक है। वो उनके ऊपर है कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। वैसे ही सिमिलर कि अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कोई परामर्श ले रहे हैं तो वो बाध्यकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की आपको जो है परामर्श देगा ही देगा। वो उनके ऊपर है कि वो आपको परामर्श देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। दोनों ही बाध्यकारी नहीं है, दोनों के ऊपर इनकी मर्जी ये परामर्श दे या ना दे। उनकी मर्जी परामर्श वो दिए हैं, वो माने चाहे ना माने, ठीक है, वो उनके ऊपर है। ठीक, मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे 148। अब 148 क्या है हमारा, कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में बात करता है, ठीक है, कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। अब ये होता क्या है, ये ऑडिट करता है सरकार जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं या सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई घोटाला तो नहीं कर दिए हैं, उन सब के बारे में जांच करने का काम कौन करता है, ऑडिट करने का काम कौन करते हैं, यही करते हैं हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें विपक्ष के भी जो है ओर से लोग चुने जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सरकार का पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं, देखते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और देखा जाए तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव है ना। और ये बहुत जरूरी है कि सरकार सही तरीके से कहीं पे कुछ खर्च कर रहा है या नहीं, उसको देख रेख किया जाए। जैसे मान लीजिए घर में भी अगर किसी बच्चे को पैसा दे दिया जाए कि भाई तुम जाओ और तुमको जो है 5,000 रुपए दिए, जाओ अपना खर्च करो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि उस पैसे के बारे में कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, तो आप जहां मन करे वहां खर्च करेंगे, जैसे मन करे वैसे खर्च करेंगे। मन करेगा तो आप रिजनेबल चीजों पे खर्च करेंगे, मन करेगा तो आप कुछ भी उल जलूल चीजों में खर्च कर दिए कि भाई मान लीजिए लड़का है या लड़की, अब तो लड़कियां भी ये सब करती हैं, मान लीजिए कि भाई सिगरेट वगैरह पी के चले आए या बियर वगैरह पी के चले आए या कुछ भी जो है अंड संड चीजों में, फालतू की चीजों में पैसे खर्च करके चले आए। मम्मी पापा ने दिए पढ़ने के लिए पैसे और आप फालतू चीजों में पैसे खर्च करके चले आए। अगर मम्मी पापा पूछेंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, तब आप खर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब तो आपके मन में डर रहेगा ना कि भाई पूछ लिया जाएगा कि 500 1000 रुपए कहाँ खर्च किए हो, किस चीज में खर्च किए हो। तो जब तक जो है ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आपके खर्चों को कंट्रोल नहीं करेगा, देख रेख नहीं करेगा, आप क्या होंगे भाई, बिगड़ जाएंगे, जो मन करे वो खर्च करेंगे। इसीलिए चाहिए होता है ना एक गार्जियन के तौर पे एक देख रेख करने वाला। वैसे ही सरकार भाई जनता का पैसा ले रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है। अब मन पता चल रहा है कि नेताजी अपना घर मकान बनवा रहे हैं, नेताजी पूरा जो है गांव का गांव खरीद के बैठ गए हैं, है ना। सड़क बनाने के लिए दिया गया था, सड़क बना ही नहीं, ठीक है, या कुछ निर्माण कार्य कराने के लिए दिया गया था, हुआ ही नहीं, ठीक है। ऐसा होता भी है। अब इन चीजों को बोलना एक तरह से जो है ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए भाई ऐसी चीजें हो रही हैं, वो कराएं, पता चले पैसा लिए और कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो घोटाला कर दिए, लेके बैठ जाएंगे। और वही अगर देख रेख करने वाला है तो काम कराएंगे, है ना, जाहिर सी बात है काम कराएंगे, भले ही उसमें कुछ बचा बचा ले, वो बात अलग है, पर काम तो कराएंगे, मैंडेटरी है, कराना पड़ेगा, उस चीज के लिए पैसा लिए हैं तो, है ना। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसीलिए इनका ये नाम है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कि वो क्या करेंगे, नियंत्रण भी करेंगे और आपका क्या करेंगे, परीक्षा भी करेंगे, देख रेख करेंगे कि आपने कितना रुपया कहाँ खर्चा किया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे, आपका 155, यहां से क्या शुरू होता है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कहां था, आर्टिकल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब आगे आपका 155 राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए किसी भी आर्टिकल को याद करने का तरीका होता है, कई लोग को जो है ये दिक्कत होती है कि आर्टिकल नहीं याद हो रहे हैं। देखिए आर्टिकल याद करने का सिंपल तरीका है
कि उससे रिलेटेड आर्टिकल आप बगल में लिखिए। जब भी आप उस आर्टिकल को देखेंगे तो आपको दूसरा आर्टिकल याद होगा, दूसरा आर्टिकल देखेंगे तो पहला आर्टिकल याद होगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है अनुच्छेदों को याद करने का। ठीक, तो राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ है? 155 में। अब 161 क्या है? क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान कहाँ था बताइएगा। ठीक है, तो अब भाई क्षमादान कहाँ है? 161 में है राज्यपाल का क्षमादान। ठीक, हर 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ा जाता है कैदियों को, है ना, और नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? जेल में तो भीड़ लग जाएगा, है ना। इसलिए क्या किया जाता है? सभ्य आचरण देखते हुए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका 164। अब 164 क्या बताता है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, है ना। ये हम लोग देखे थे जब प्रधानमंत्री देखे थे, कि ऐसा ही सेम हम लोग देखे थे प्रधानमंत्री के टाइम। आर्टिकल बताइएगा कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, ये सारे आपके जो है एक तरह से होमवर्क हैं। होमवर्क क्या है? मतलब अगर आप जब देखेंगे जाकर के तो आपको ऑटोमेटिक जो है आर्टिकल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है 164 क्या बताता है हमारा? कि राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। वैसे ही हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा था, और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा था। वैसे ही सिमिलर राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अगर आपको एक पार्ट तैयार हो गया संविधान का तो भरोसा करिए, ठीक है, अगला पार्ट ऑटोमेटिक आपका तैयार है। बस आर्टिकल जो है इधर का उधर कर देना है और नाम चेंज कर देना है, बस ऑटोमेटिक आपको दूसरा पार्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये संविधान का खासियत है और आराम से याद हो जाता है संविधान, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, चलिए अब जो है 165 राज्य का महाधिवक्ता। 76 में हम लोग देखे थे ना कि अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग देखे थे, है ना, आर्टिकल 76 में। ठीक, तो अब यहां क्या है? राज्य का महाधिवक्ता है। ये क्या करेगा? राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा न्यायालय में, है ना। राज्य की ओर से क्या करेगा? केस लड़ेगा। ठीक है, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, सेम सेम चीजें हैं, है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस आपको जो है एक ट्रिक से याद रखना है, आराम से याद हो जाएगा सारे आर्टिकल। ठीक, अब है आपका 169। 169 क्या है? राज्य में विधान परिषद का सृजन। ठीक है, हटाना और सृजित करना, है ना, कि भाई विधानसभा आप बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, है ना, इतना पावर तो है। ठीक, लेकिन आप राज्यसभा को हटा और लगा नहीं सकते हैं। राज्यसभा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? विधानसभा को हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। ठीक है, ये पावर होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में था और बाद में हटा दिया गया था, अब वापस से लाने के सोचा जा रहा है। अब वो उनके ऊपर है कि वो लोग लाते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 174। अब 174 क्या है हमारा? राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और उसको विघटित करने। जैसे राष्ट्रपति को पावर था कि भाई सत्र बुलाएगा, सत्रावसान करेगा और विघटित करेगा, वैसे ही सेम पावर किसको है? राज्यपाल को भी है। ठीक है, जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में जो है राज्यपाल नियुक्त होता है, और वैसे भी वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? केंद्र सरकार का करता है ना। अब है आपका आर्टिकल 200। ये क्या कह रहा है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, कि राज्यपाल क्या करेंगे? विधेयक को अनुमति देंगे कि भाई जरूरी तो है नहीं कि केवल संसद ही कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल भी तो कानून बनाती है, विधायक भी तो हम लोग चुनते हैं। विधायक महोदय कहाँ बैठते हैं बताइए? विधानसभा में बैठते हैं, है ना, वो भी डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। तो राज्य सरकार भी तो कानून बनाती है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, जो कि केवल उत्तर प्रदेश में लागू होगा। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, जो मध्य प्रदेश पे लागू होगा, है ना। तो वहां की विधानसभा वगैरह, भाई संसद तो पूरे देश के लिए कानून बना रहा है और विधानसभा उस राज्य के लिए कानून बना रहा है ना। जैसे कि आपके जो है
नगर पालिका अधिनियम होता है, ठीक है, या फिर आपके राजस्व अधिनियम होते हैं, ये सब कौन बनाता है? विधानसभा बनाता है, ठीक है। विधानसभा क्या, विधानमंडल बनाता है, जिसमें विधानसभा विधान परिषद कहीं है कहीं नहीं है। यूपी में है विधानसभा विधान परिषद दोनों, और जब दोनों पास कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? राज्यपाल के पास। वो क्या करेगा? अपनी सहमति दे देगा, वो कानून बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका 201। 201 क्या बता रहा है? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक है। अब ये एक स्पेशल पावर है, किसके पास? राज्यपाल के पास, कि जब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी विधेयक पे वो क्या करे, अनुमति दे या न दे, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा? आरक्षित कर लेगा, मतलब रिजर्व करके रख लेता है अपने पास, और वो राष्ट्रपति को भेज देता है कि देखिए कहीं इससे जो है देश के आंतरिक खतरे वगैरह तो नहीं उत्पन्न होने वाले हैं, मतलब देश को अलग करने वाला तो कानून नहीं है, विभाजित करने वाला तो कानून नहीं है ये। एक बार आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और आपको लगता है कि सही है तो बताइए, मैं इसे पास कर दूं। नहीं लगता है तो आप उसे रखिए अपने पास होल्ड करके, ठीक है। तो ये भी पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है, ठीक है। और देखा जाए तो इसीलिए जो है तमिलनाडु वर्सेस केंद्र सरकार कुछ विवाद भी हो गया था इसको लेकर के, इस टाइप की चीजें, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन भी दे दिया था, राष्ट्रपति को जो है बाध्यकारी कह दिया था कि भाई आपको जो है इस पे सहमति देना ही देना पड़ेगा। पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है, ये चीजें कुछ हद तक ठीक नहीं है कि आप जो है सर्वे सर्वा जो है देश के प्रथम नागरिक को आप जो है एकदम मैंडेट कर दे रहे हैं कि ये काम करना ही करना है। देखा जाए तो इस तरह से न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर दे रही है ना। अगर मान लीजिए कि भाई संसद कानून बना के न्यायपालिका को कंट्रोल करने लगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए सबको अपना काम करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट रक्षा करने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही रक्षा कर लेती है, और उस चक्कर में बहुत सारे विवाद भी हुए थे, और उस पे ये मसला भी आ गया था कि जो जज पकड़े गए हैं जिनके यहाँ से नोट बरामद वगैरह हुआ था उनका क्या, ठीक है। तो बहुत सारे विवाद भी हो गए थे इस चीजों को लेकर के। हम लोग उन सब चीजों पे नहीं जाएंगे, हम लोग अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है 213। 213 क्या कहता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। 123 कहाँ था? 123 में आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। इसको इसी तरीके से याद रखिएगा, 1 बाय 1 याद रखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अगर रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको रटने के चक्कर में मत पड़िएगा, 1 बाय 1 याद रखिए, पूरी तरीके से आर्टिकल याद रहेगा, ठीक है। अब 214। 214 क्या है? हाईकोर्ट के बारे में बताता है कि राज्य में हाईकोर्ट होगा, है ना। हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश में, कहाँ हाईकोर्ट है बताइए? कहाँ है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है ना। चलिए, उसके बाद क्या है आपका 215। 215 क्या है हमारा? हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, है ना। भाई राज्य की हाईकोर्ट भी कोई डिसीजन देती है तो राज्य के जितने निचले न्यायालय हैं वो मानने के लिए बाध्यकारी हैं उनको, वो भी एक तरह से कानून ही है उनका, ठीक है। इसके बाद क्या है 216 हाईकोर्ट का गठन। 217 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनका पद और शर्तें, ठीक है, कि किस अनुसार जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी और शर्तें वगैरह क्या हैं उसके बारे में बता रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है आपका 226 रिट याचिका। बताए थे हम आर्टिकल 32 कहाँ था? आर्टिकल 32 में क्या था? 32 में सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने की शक्ति। वैसे ही हाईकोर्ट में जो है आप रिट याचिका के माध्यम से जा सकते हैं, किस आर्टिकल में? 226 में, ठीक। इसके बाद क्या है आपका 231। 231 क्या है हमारा? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे आपका असम हाईकोर्ट है, ठीक है ना, गुवाहाटी हाईकोर्ट असम में है, गुवाहाटी हाईकोर्ट, ठीक है। अब वो क्या करता है? कई सारे राज्यों का क्या करता है? मिला करके देख रेख करता है ना। तो असम हाईकोर्ट है, और आपका जो है वेस्ट बंगाल का है हाईकोर्ट, जो अंडमान निकोबार को भी कवर करता है, ठीक है। तो बहुत सारे हाईकोर्ट हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं भाई, कुछ कुछ क्षेत्रों को कवर करते हैं, ठीक है। अब है आपका 233। 233 क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाई डिस्ट्रिक्ट भी तो, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप सेंट्रल लेवल पे
कि भाई पूरा आपका मान लीजिए ये भारत हो गया, ठीक है, ये इंडिया हो गया। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, अब इस स्टेट में भी बहुत सारे राज्य हैं, है ना, छोटे मोटे राज्य हैं। तो एक कैटेगरी बनाया गया है ना कि भाई किस तरीके से जो है आप बांटेंगे किसी चीज को। जैसे मान लीजिए घर में सबसे बड़े कौन, पापा, ठीक, उसके बाद कौन, मम्मी, ठीक, उनको कुछ पावर, उसके बाद कौन, जितने छोटे मोटे बच्चे है ना, जितने उनके बच्चे, उनके में कुछ पावर है कि वो भी कुछ पावर रखते हैं घर में, है ना। तो वैसे ही सेम है कि भाई केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के राज्य सरकार है ना, लेट से पत्नियां, ठीक है, वो पति और उनकी खूब सारी पत्नियां, ठीक है, मतलब ऐसा मान लीजिए, समझाने के पर्पज से कह रहे हैं, ठीक है, उसको उसी वे में लीजिएगा कि भाई मान लीजिए भाई उनकी पत्नियां खूब सारी और उन पत्नियों के खूब सारे बच्चे, है ना, जिला, ठीक, तो उसको उसी वे में समझिए, ठीक है, समझ में आया। तो वैसे ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट देख लिए, हाई कोर्ट देख लिए, अब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ, 233 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 239AA, ये इसको क्या किया गया, अमेंड करके जोड़ा गया, इस वजह से ऐसा है। तो क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ये और देखा जाए तो राजधानी भी है, इसलिए कुछ विशेष उपबंध इसके लिए किए गए, ठीक है। इसके बाद है आपका 241। 241 क्या है, संघ और राज्यों के बीच उच्च न्यायालय, ठीक है, कि भाई संघ यूनियन टेरिटरीज के लिए भी क्या किया गया है, और राज्यों में भी उच्च न्यायालय को उस हिसाब से कुछ पावर वगैरह दे दिया गया है कि आप वहां के भी चीजों को कंट्रोल करेंगे। अब ये संसद के ऊपर है कि वो जितने मन करे उतने हाई कोर्ट का निर्माण कर सकती है। 25 हाई कोर्ट है टोटल, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि टोटल हमारे 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, पंचायतों का गठन, है ना, 243 ख, है ना, ख मतलब वी, ठीक है, ये क्या है आपका, पंचायतों का गठन, ठीक, इसको याद रखना है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका अनुच्छेद 243 झ, ये क्या कहता है, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने की वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान, यानी कि राज्यों के लिए भी वित्त आयोग गठित किया जाएगा, है ना। मान लीजिए राज्य जो है वो अपना पैसा कहाँ रखेंगे, केंद्र के लिए तो है ना संचित निधि, राज्य के लिए भी होना चाहिए, है ना, वो अपना जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे वो कहाँ रखेंगे, तो उनके लिए भी जो है इसका व्यवस्था किया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पंचायत। अब देखिए हम बताए हैं आपको पहले ही कि मान लीजिए कि भाई सबसे पहले कौन है, केंद्र सरकार है, फिर केंद्र सरकार क्या की है, खूब सारे भाई देश को राज्यों में विभाजित किया है, बांटी है, फिर उन राज्यों को जिलों में विभाजित किया है। जिला किस में विभाजित होता है, तहसील में, तहसील परगना में, परगना गांव में। तो पंचायत वगैरह कहाँ रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं ना, तो पंचायतों का भी त्रिस्तरीय है ना, हमारी त्रिस्तरीय है। तो जब त्रिस्तरीय है तो केंद्र, राज्य और पंचायती व्यवस्था तीनों है। तो पंचायत के निर्वाचन का प्रावधान कहां है, 243 टर्म में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 243 टर्म, ठीक। उसके बाद क्या है आपका 243 थ में क्या है, नगर पालिका को गठन। अब इसको हम जो है ABCD ही समझा दे रहे हैं। ये जो ट कह रहा है, ठीक है, के है, के है, ठीक है, और ये जो थ है आपका, ये क्या है, एल है, ठीक है, एल, ठीक है, उसको उसी वे में याद रखिएगा, वेयर एक्ट से मैच कर लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इसको ट थ के चक्कर मत पड़िएगा, ABCD ही याद करिएगा, ठीक। इसके बाद क्या है आपका, नगर पालिकाओं का निर्वाचन, ठीक है, नगर पालिकाओं का निर्वाचन, जिला योजना समिति और सहकारी समिति, ठीक है, 243 ही है, ये चीज याद रखिएगा। और कौन कौन सा आपका है, जैसे कि मान लीजिए आपका य अ है, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है नगर पालिका का गठन, थ का मतलब क्या है, क्यू है, ये क्यू है, ठीक है, 243 क्यू। उसके बाद क्या है आपका जेड ए, जेड डी, ठीक है, और जेड झ है ना, झ, तो जेड आई, ठीक है, आई, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 249। 249 क्या बताता है, राज्य सूची के विषय में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, कि जब कभी ऐसा लगता है संसद को कि राष्ट्र हित में है
कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जाए तो वो बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सूची के विषय में कहां बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची, 3 सूचियां बताई गई हैं। कौन से अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जिसमें संघ सूची में क्या कहा गया है कि संघ सूची में जो है केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है ना। राज्य सूची में कौन बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगा। और एक समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि राज्य सरकार के विषय पर भी राज्य सूची में भी संसद क्या करती है, कानून बनाती है। जैसे जब आपातकालीन स्थितियां आ गई या राज्य सरकार खुद से कह रहा है ऐसा करने के लिए, तो भी कर सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका 253। 253 क्या है हमारा, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने वाले कानून। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे संधियां होती हैं, है ना, समझौता संधियां होती हैं। अब उन समझौते को कानूनी जामा पहनाने के लिए ये आर्टिकल बताया गया है कि आप चाहें तो जो आप इंटरनेशनल कोई ट्रीटी वगैरह कर रखे हैं उसको आप कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये पावर कौन देता है, 243 देता है। इसके बाद है आपका 262। 262 क्या कह रहा है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, है ना। यानी कि 2 राज्यों में अगर नदी को लेकर के कोई विवाद है तो उसको निपटारा कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में भी प्रावधान किया गया है। ठीक, उसके बाद क्या है आपका 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध के बारे में बताता है। इसको इसी तरीके से बस याद रखिएगा, इतना ही पूछता है इसके बारे में। ठीक है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फिर 266 क्या है आपका, संचित निधि, है ना, संचित निधि। इसके संबंध में तो डिटेल में भी हम लोग को पढ़ना है संचित निधि के बारे में कि भाई कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। जितने भी टैक्स कलेक्ट होते हैं, जितने भी पैसे कहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार के पास, वो सारा पैसा वहीं जमा होता है खजाने में, और उसी खजाने को ही हम संचित निधि कहते हैं। ठीक है, और संचित निधि से अगर पैसे वगैरह निकालना है तो पता है ना, बजट लाया जाता है लोकसभा में, बताया जाता है कि इन इन चीजों पे पैसे खर्च करने हैं। क्या किया जाता है, सहमति ली जाती है पैसे निकालने के लिए इसमें से। अब एक है आकस्मिक निधि, है ना। अब आकस्मिक निधि क्या होता है, ये ऐसे सिचुएशन में पैसा निकाला जाता है इसमें से जब तुरंत जो है आपको लोकसभा की परमिशन लेने का आपके पास समय नहीं है और जरूरत है तत्काल, उस कंडीशन में राष्ट्रपति की सहमति से पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, आकस्मिक निधि से, लेकिन बाद में परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, वो हम बताएंगे जब आपको संचित निधि पढ़ाएंगे तो साथ में ये भी बताएंगे। ठीक, इसके बाद क्या है आपका वित्त आयोग। ठीक है, 280 आर्टिकल याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार, बताए थे। संपत्ति का अधिकार तो अब खत्म कर दिया गया है और इसको संवैधानिक अधिकार बता दिया गया है। कौन से आर्टिकल से ऐड किया गया था बताइए, 44वां संविधान संशोधन, बताए थे हम 1978 से। ठीक, इसके बाद है आपका 312 जो कि क्या बताता है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका आर्टिकल 315। 315 क्या बताता है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, उसका गठन किया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक, 324 क्या है आपका, निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन, यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन बताता है आपका, आर्टिकल 324। ठीक है, 324 हमारे क्या बताता है, निर्वाचन के बारे में। अब इसके बाद जो है आपका 226। 226 क्या है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार। ठीक है, कि भाई जो 18+ है वही क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं। इसके बारे में कौन बताता है, 226। इसको बस इतना ही याद रखना है, ये वयस्क मताधिकार कहाँ है, आर्टिकल 326 में है। ठीक है, फिर 330 क्या है आपका, लोकसभा और राज्यसभा अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में। ठीक है, इसको तो हटा दिया गया है, 331 हटा दिया गया है, पता ही है आप लोगों को, है ना। आरक्षण जो है आपका, इसको हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन से अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका 332 बताता है राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, है ना। 333 क्या है, आंग्ल, ये भी हटा दिया गया। ठीक है, दोनों को हटा दिया गया, याद रखिएगा। ठीक,
कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया है बताइएगा, ठीक है। इसको ढूंढ करके कहीं से भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बता देंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, ठीक है। बाकी तो हम अलग से अमेंडमेंट के लिए आपके लिए एक लेक्चर ले ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है 338। 338 क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक। इसके बाद क्या है 338A, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर 340 क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक। इसको तीनों को इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 343, ये क्या बताया? संघ की राजभाषा क्या है आपकी? हिंदी, और लिपि कैसी होगी? देवनागरी लिपि होगी, ठीक। उसके बाद क्या है 344, राजभाषा आयोग, ठीक है। इसके बाद 350 क्या है? 350A, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी कि जो आपका जो है मातृभाषा, मतलब जो आपके लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसके बारे में क्या किया जाएगा? मदर टंग जो है उसके बारे में एजुकेशन दिया जाए बच्चों को, इसके बारे में बताता है, ठीक। 352 क्या है आपका? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि भाई किसी देश से जो है क्या हुआ? झगड़ा हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगता है ना, या फिर आपातकालीन स्थितियां लग जाती हैं, है ना। तो अब जैसे कि पाकिस्तान से अभी झगड़ा वगड़ा हुआ था, है ना, युद्ध वगैरह की स्थिति हो गई थी। युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन देखा जाए तो एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और वो पूरा हुआ था। अगर उससे हद तक बढ़ जाता तो शायद युद्ध की कंडीशन आती और उस समय 352 लग जाता, है ना, लेकिन लगा नहीं, बच गया। तो युद्ध की स्थिति ये समझ सकते हैं आप। उसके बाद क्या आपका 356। 356 क्या है? संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे राज्य में, बताया ना, राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में लग जाता है। तो कब लगता है? जब राज्य जो है मनमाना काम कर रहा है और राष्ट्रपति जो है उसको ऐसी सूचना मिलती है, किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जब बताएगा राष्ट्रपति को, देखिए ये राज्य जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति शासन लगाएगा और राज्यपाल को उस समय पूरा कंट्रोल दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? वित्तीय आपात, ठीक है। अब ये जो वित्तीय आपात है वो कहाँ है आपका? 360। एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो वित्तीय आपात है आपका 360। इसके बाद क्या है 368, संसद की संशोधन करने की शक्ति। उसके बाद क्या है आपका 370। 370 जो है हटा दिया गया, पता ही है कि भाई स्पेशल जो भी मिला हुआ था पावर, उसको क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। अब एक आर्टिकल और जो है आपके काम का है और इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 361 है, जो कि क्या बताता है? राष्ट्रपति और राज्यपालों और उनको क्या किया गया है? न्यायालय में जाने से संरक्षण दिया गया है, ठीक है। 361 याद रखिएगा, ठीक। एक और आर्टिकल है आपका 393, ठीक है, जो क्या बताता है? संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त नाम बताता है 393, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। संक्षिप्त नाम बताता है किसके बारे में? संविधान के बारे में बताता है, ठीक। तो चलिए फिर यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपको वन वे में याद रखना चाहिए संविधान पढ़ते समय, उसको आप क्या करिएगा? याद रखिएगा, ठीक है, उसी तरीके से। और यहाँ पे हमारा जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो समाप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे आज का लेक्चर भी खत्म होता है। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, कोई कंजूसी मत करिए, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है लाइक करने में, थोड़ा सा समय लगता है, फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ, बेनिफिट आपका होगा कि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े और मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं और अच्छे से और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और वीडियो आपके लिए ला सकूं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।